हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज प्रश्न जो कि हड्डियों की वृद्धि और विकास से होगा। तो क्या है हमारा टॉपिक? हड्डियों की वृद्धि और विकास। हड्डियों की वृद्धि और विकास जो कि बीटीएससी ड्रेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी छात्र छात्राएँ ड्रेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर की परीक्षा 5 मई को होने वाला है, तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है हड्डियों की वृद्धि और विकास। तो उससे हमारा पहला प्रश्न होगा कि हड्डियों के विकास में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। हड्डियों के विकास में कौन सा हार्मोन जो है मुख्य भूमिका निभाएगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर थायरोक्सिन। हड्डियों के विकास में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर थायरोक्सिन। तो ग्रोथ हार्मोन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि हड्डी का लंबवत विकास, हड्डी का लंबवत विकास किस प्लेट से होता है? तो कौन कौन सा प्लेट है? एपिफिशियल प्लेट, डायफाइसिस, मेडुलरी कैविटी या फिर पेरियोस्टियम। तो हड्डी का लंबवत विकास जो है यह एपिफिशियल प्लेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपिफिशियल प्लेट से इसका हड्डी का लंबवत विकास होता है, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि हड्डियों के विकास में कौन सा खनिज आवश्यक होता है। हड्डियों के विकास में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटासियम। तो कैल्शियम जो है यह हड्डियों के विकास में आवश्यक होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों के कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है। हड्डियों के कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होगा? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर क्लोराइड। तो कैल्शियम जो है यह हड्डियों की कठोरता के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों में किस प्रकार की कोशिकाएं नई हड्डी बनाती है। हड्डियों में किस प्रकार की कोशिकाएं जो है नई हड्डी बनाती है? ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कंड्रोब्लास्ट या फिर हेमेटोपोइटिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों में रक्त निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हड्डी में रक्त निर्माण प्रक्रिया जो है उसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोजेनेसिस, हेमेटोपोइसिस, ओसिफिकेशन या फिर कंड्रोजेनेसिस। तो हड्डियों में रक्त निर्माण प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस उम्र में अधिकांश लोगों की हड्डियां का विकास रुक जाता है। किस उम्र में अधिकांश लोगों की हड्डियों का विकास रुक जाता है? तो उम्र देखिए क्या क्या है? 18 से 20 वर्ष, 21 से 23 वर्ष, 25 से 30 वर्ष या फिर 30 से 35 वर्ष। तो किस उम्र में अधिकांश लोगों की हड्डियों का विकास रुक जाएगा? तो 21 से 23 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की मरम्मत में कौन सा विटामिन सहायक होता है। हड्डियों की मरम्मत में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो हड्डियों की मरम्मत में विटामिन डी जो है यह सहायक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा है। हड्डियों में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा है? तो कौन कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन, एल्बुमिन, केराटिन या फिर मायोसिन। तो हड्डियों में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है वह कोलेजन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उनमें कौन सी सामग्री कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उनमें कौन सी सामग्री की कमी होगी? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार में हड्डी का निर्माण होता है।
किस प्रक्रिया में हड्डी का निर्माण होगा? तो देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया है। ऑस्टियोजेनेसिस, हेमेटोपोइसिस, ओसिफिकेशन या फिर सिंथेसिस। तो किस प्रक्रिया में हड्डी का निर्माण होता है? तो ऑसिफिकेशन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? हड्डियों में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होगा? लिपिड के रूप में या प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट या फिर कैल्शियम? तो हड्डियों में ऊर्जा का भंडारण जो है यह लिपिड के रूप में होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हड्डियों की बाहरी सतह पर कौन सी परत होती है? हड्डियों की बाहरी सतह पर कौन सी परत होती है? एंडोस्टियम, पेरिओस्टियम, कार्टिलेज या फिर बोन मैरो? तो हड्डियों की बाहरी सतह पर जो है पेरिओस्टियम की परत होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के गठन के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो उत्तर क्या क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो हड्डियों के गठन के लिए विटामिन डी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि कौन सी हड्डी शरीर में सबसे लंबी होती है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या फिर रेडियस? तो फीमर हड्डी जो है यह शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? पीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, पेरिओस्टियम, कार्टिलेज? हड्डियों में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिका जो है इसका निर्माण होगा लाल अस्थि मज्जा में। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि हड्डियों का वजन किसे प्रभावित करता है? हड्डियों का वजन किसे प्रभावित करता है? बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रेंथ, बोन मॉर्फोलॉजी या फिर बोन रेसिस्टेंस? तो हड्डियों का वजन जो है यह बोन डेंसिटी को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन बचपन में सबसे महत्वपूर्ण होता है? हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जो है बचपन में सबसे महत्वपूर्ण होता है? थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन? तो हड्डियों की वृद्धि के लिए बचपन में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो है वह ग्रोथ हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डियों में पाया जाने वाला कौन से प्रकार के ऊतक हड्डियों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं? हड्डियों में पाए जाने वाले कौन से प्रकार के ऊतक जो हैं यह हड्डियों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कार्टिलेज, कोलेजन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस? तो कोलेजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 196, 206, 216 या फिर 226? तो शरीर में हड्डियां की संख्या 206 होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे कि हड्डियों के जोड़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है? हड्डियों का जोड़ जो होता है उसका सुरक्षा के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार होगा? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या फिर सैनोवियल फ्लूइड? तो कार्टिलेज जो है यह हड्डियों के जोड़ों के लिए जिम्मेदार है, इसके सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, अर्थराइटिस या फिर स्कर्वी? तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हड्डियों के घनत्व को मापने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? MRI, CT स्कैन, डेक्सा स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड? तो हड्डियों की घनत्व को मापने के लिए हम लोग डेक्सा स्कैन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? हड्डी में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? डेयरी उत्पाद, मांस, फल या फिर अनाज? तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत डेयरी उत्पाद है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी के ऊतक में कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। हड्डी के ऊतक में कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है। पेरिओस्टियम, हार्वेशियन कैनाल, लैक्यूना या फिर कैनालिकुली। तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्वेशियन कैनाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि मुख्य रूप से किस आयु वर्ग में होती है। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि जो होता है वह मुख्य रूप से किस आयु वर्ग में होगा। नवजात में, बचपन में, किशोरावस्था में या फिर वयस्कता में। तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी हड्डी कलाई में नहीं पाई जाती है। कलाई में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो देखिए कौन कौन सा हड्डी है, स्केफॉइड, लूनेट, ह्यूमरस या फिर ट्रैकेरेट्रम। तो ह्यूमरस जो है यह कलाई में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन डी, वसा या फिर प्रोटीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी जो है यह हड्डियों की मजबूती के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी हड्डी जो है खोपड़ी में नहीं पाई जाती है। कौन सी हड्डी खोपड़ी में नहीं पाई जाती है। टेम्पोरल, ओसिफाइगस, पेराइटल या फिर फ्रंटल। तो ओसिफाइगस जो है यह खोपड़ी में नहीं पाई जाती है, बाकी टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल जो है यह तीनों खोपड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लंबी हड्डियों के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। एपिफिसिस, डायफिसिस, मेटाफिसिस या फिर पेरिओस्टियम। लंबी हड्डियों के मध्य के भाग को हम लोग डायफिसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ड्रेसर के छात्र छात्राएँ ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास यह वीडियो आराम से पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। अगला देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए कौन सा व्यायाम सबसे उपयुक्त है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। दौड़ना, तैराकी करना, भारोत्तोलन या फिर साइकिलिंग। तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए भारोत्तोलन करना सबसे उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है। अगला है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिज, मेटाकार्पल, फीमर या फिर वर्टिब्रा। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह कान में होती है और उस हड्डी का नाम है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हड्डियों की सतह पर कौन सी परत पाई जाती है। हड्डियों की सतह पर कौन सी परत पाई जाती है। तो देखिए कौन कौन सा परत है। पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, कार्टिलेज या फिर लिगामेंट। तो हड्डियों की सतह पर जो है यह पेरिओस्टियम परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अंदर कौन सी कोशिकाएं हड्डियों को तोड़ने का कार्य करती है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कंड्रोसाइट या फिर ऑस्टियोसाइट। तो हड्डियों के अंदर जो है यह कौन सी कोशिका हड्डियों को तोड़ने का कार्य करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सा हार्मोन जो है हड्डियों में कैल्शियम के भंडारण को बढ़ावा देता है। कौन सा हार्मोन जो है हड्डियों में कैल्शियम के भंडारण को बढ़ावा देता है। पैराथायराइड हार्मोन, कैलकिटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलकिटोनिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कैलकिटोनिन हार्मोन जो है यह हड्डियों में कैल्शियम के भंडारण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी में मेटाफिसिस
हड्डी में मेटाफिसिस कहाँ स्थित होता है? एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच, एपिफिशियल प्लेट में, हड्डी की सतह पर या हड्डी के अंदर। तो हड्डी में मेटाफिसिस जो है यह एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में स्थित होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कि हड्डियों में लचीलापन प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए क्या क्या ऑप्शन है, कोलेजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम। तो हड्डियों में लचीलापन प्रदान करने वाला पदार्थ जो है वह कोलेजन है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की हड्डियों में हवा भरी होती है? किस प्रकार की हड्डियों में हवा भरी होती है और यह हल्की होती है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, लंबी हड्डी, छोटी हड्डियाँ, चपटी हड्डियाँ या फिर वायवी हड्डियाँ। तो वायवी हड्डियाँ जो है इसमें हवा भरी होती है और यह हल्की होती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन डी जो है यह आवश्यक होगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कि कौन सी प्रक्रिया हड्डियों के गठन को प्रभावित करती है? कौन सी प्रक्रिया हड्डियों के गठन को प्रभावित करती है? ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हेमेटोपोइसिस या फिर कंड्रोजेनेसिस। तो कौन सी प्रक्रिया जो है हड्डियों के गठन को प्रभावित करेगा? तो ऑसिफिकेशन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हड्डियों के टूटने के बाद पुनः निर्माण में कौन सा तत्व मुख्य रूप से मदद करता है? हड्डियों के टूटने के बाद पुनः निर्माण में कौन सा तत्व मुख्य रूप से मदद करेगा? कैल्शियम, पोटासियम, आयरन या फिर सोडियम। तो कैल्शियम जो है यह मुख्य रूप से मदद करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लंबी हड्डियों के सिरे पर कौन सा भाग पाया जाता है? लंबी हड्डियों के सिरे पर कौन सा भाग पाया जाता है? एपिफिसिस, डायफिसिस, मेटाफिसिस या पेरिओस्टियम। तो लंबी हड्डी के सिरे पर एपिफिसिस पाया जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सा तत्व हड्डियों को बढ़ती उम्र में कमी करता है? कौन सा तत्व हड्डियों को बढ़ती उम्र में कमी करेगा? विटामिन के, डी, सी या फिर ई। तो विटामिन डी जो है यह बढ़ती उम्र में धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के विकास में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? हड्डियों के विकास में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो हड्डियों के विकास में प्रोटीन जो है यह बहुत आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड्डी के ऊतक का घनत्व जो है यह किस चीज़ से मापा जाता है? अल्ट्रासाउंड, डेक्सा स्कैन, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। तो डेक्सा स्कैन से हड्डियों के ऊतक का घनत्व को मापा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि हड्डियों के टूटने के बाद पुनः निर्माण में कौन सी कोशिकाएं सक्रिय होती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट। हड्डियों के टूटने के बाद पुनः निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो है यह सक्रिय होती है, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि कौन सा हार्मोन जो है हड्डियों से कैल्शियम मुक्त कराता है? कैल्किटोनिन, पाराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन। तो पाराथायराइड हार्मोन जो है यह हड्डियों से कैल्शियम को मुक्त करता है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो शरीर में 4 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लंबी हड्डी में पीली अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? लंबी हड्डी में पीली अस्थिमज्जा का कार्य क्या है? रक्त निर्माण, वसा भंडारण, कार्टिलेज निर्माण या फिर कैल्शियम भंडारण।
तो लंबी हड्डी में पीली अस्थि मज्जा का कार्य है वसा का भंडारण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए और अंतिम प्रश्न है, इसमें 100 प्रश्न है, तो आज हम 50 प्रश्न ही कवर करेंगे। इसके आगे का प्रश्न हम अगले दिन कवर करेंगे। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आगे का वीडियो अच्छे से डाल सके। अगला प्रश्न है, अगला नहीं लास्ट प्रश्न है कि हड्डियों की मरम्मत के लिए कौन सा प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है? तो एल्बुमिन, कोलेजन, केराटिन या फिर मायोसिन। हड्डियों की मरम्मत के लिए जो है यह कोलाजन जो है यह प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।